मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के परिदृश्य के बीच अमेरिका और जर्मनी ने आज विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें चीन, रूस और ईरान शामिल नहीं हुए। बैठक के जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश शामिल हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्तमान हालत पर चर्चा की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें सभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री ने इसमें संसाधनों के साझा इस्तेमाल पर जोर दिया और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात भी। भारत इस बार सम्मेलन का आयोजक है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की, जो बहुत गर्व की बात है। समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा भी शामिल हुए। सभी का नजरिया एक ही था, सभी का नजरिया ब्रिक्स देशों के विकास पर था। आतंकवाद से लड़ने के मुद्दे पर खास ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब यही हमारा आज का मुद्दा है कि अब जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो चला है, तब सभी देशों को एकजुट होकर कोई तो फैसला करना होगा या फिर कोई तो रणनीति मिलकर तय करनी ही। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा की ओर से राजू शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस की ओर से अशोक पंजाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें देखा गया कि व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान का मुद्दा निकाला। देखिए, ब्रिक्स जो 5 देशों से बना हुआ है, जिसका नाम ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो उसकी 13वीं आज जो 13th जो उसकी समिट थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, बहुत ही गर्व की बात है। और ये हमारे लिए तीसरा गर्व का स्थान था, क्योंकि ये तीसरी बार इंडिया के प्रधानमंत्री इसको चेयर कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी की स्पीच ने आज जो ब्रिक्स में बोला, सबसे पहले तो ये 5 देशों ने पिछले 15 साल में जो कुछ भी किया है, वो एक बहुत ही बड़ा एग्रेशन आया हुआ है, एक बहुत ही बूस्टअप एक दूसरे को मिला हुआ है, काफी सारे ट्रेड्स में बेनिफिट हुए हैं। तो मेजर जो हमारा फोकस, जो सभी देशों का जो आज का फोकस था कि एक तो बायलैटरल ट्रेड और एक दूसरे की कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कोऑपरेट किया जाए। तो 4 C's जिसको बोलते हैं 4C, जो नरेंद्र मोदी जी ने बताया है, एक कोऑपरेशन और कंटिन्यूटी कैसे आगे बढ़ानी है, जो हमारे रिलेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाए, उसमें क्या कोऑपरेशन मिलेगा, क्या बेनिफिट्स एक दूसरे को मिलेगा। कंसोलिडेशन, हम कंसोलिडेट कर सकते हैं पूरी चीज को, पूरे रिलेशंस को, पूरे बिजनेस को, ट्रेड को, कल्चर को, काफी सारी चीज को। एंड फाइनली कंसेंसस। तो ये 4 चीज को थोड़ा फोकस्डफुली किया है। और अफगानिस्तान के बारे में सबने चिंता व्यक्त की है कि किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान को कुछ करना है नहीं करना है पता नहीं चल रहा है। तालिबानी क्या चाहते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जैसे ही उन्होंने बोला था हम सरकार बनाएंगे, महिलाओं को स्थान देंगे, एक भी महिला उनकी मंत्रिमंडल में नहीं है। वो लोग बोल रहे थे हम सुधर गए, 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, लेकिन आज की तारीख में हमको वही सब दिख रहा है कि महिला बाहर नहीं घूम सकती, महिला एंकर नहीं हो सकती है, बुरखे बिना वो बाहर निकल नहीं सकती है। तो ये सब चीज है। और इन बिटवीन अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज दे के नहीं दे, बैकडोर से कौन फंड करेगा, उसकी इकोनॉमी कौन चलाएगा, क्योंकि उनके पास, तालिबानी के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो उनकी कंट्री कैसे चलानी है, वो इकोनॉमी कैसे रन करनी है, उनके पास अभी कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि उसके लिए जो ब्रेन चाहिए, वो ब्रेन मतलब न टेक्नोलॉजी ब्रेन है, न फाइनेंशियल ब्रेन है, न रिसोर्सफुल ब्रेन है उनके पास। तो वो कैसे चलाना है, सिर्फ बंदूक से चलाना है। आज की तारीख में पिछले 20 साल में, पिछले 2 डिकेड्स में अगर देखें, तो अफगानिस्तान की जीडीपी 9.4% से ग्रोथ हुई है। भले वो आज की तारीख में 2.5% है, पिछले 2 साल कोरोना एंड ऑल। टोटल जीडीपी उसका 20 से 22 बिलियन डॉलर है, टोटल जीडीपी। और उसके सामने अभी तालिबान अगर आएगा तो कैसे काम चलाएगा, कैसे कंट्री चलाएगा, वो मनी कहाँ से लाएगा। तो बैकडोर अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। वो ब्रिक्स में भी ये मुद्दा आज पूछ रहा है कि अगर कोई कर रहा है तो वो आतंकी को सपोर्ट कर रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो वो यूएन में भी यही पॉइंट हम लेके गए मुख्य बिंदु पे। आज ब्रिक्स में भी यही मुख्य मुद्दा था कि आतंकवाद को कैसे
इसको जी मतलब डैमेज किया जाए, आतंकवाद न बढ़े, उसके लिए हम सबको मिलके क्या करना है उसके ऊपर गहन चिंतन किया है, करना पड़ेगा। इसको और भी आगे लेके जाएंगे, बाकी भी सारी चीजें हैं अफगानिस्तान की इकोनॉमी को लेके, क्योंकि आज की तारीख में वो टोटली ब्लैकलिस्ट जैसा है। जितने भी मतलब वर्ल्ड बैंक से लेके जी आईएमएफ से लेके जितने भी कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट लगा था वो सब स्टॉप हो चुका है, होल्ड में जा चुका है। तो वो आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है वो सबको मिलके तय करना है। आज भारत अगर कोई स्टेप लेगा तो वो दो देश को और पूछेगा कि इसमें क्या करना चाहिए, तो वो पूरा 360 जी डिग्री व्यू लेके इसके ऊपर पूरी ये ब्रिक्स समिट भी हुई है, और जो यूएसए और जर्मनी का भी जो कॉन्क्लेव हो रहा है या जो भी उनकी मीटिंग हो रही है वो भी यही दौरान हो रही है, क्योंकि यूएसए का तो ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन जैसा मनी ऑलमोस्ट वेस्ट हो जी चुका है आज की तारीख में। उसी तरह जर्मनी का भी काफी फंस चुका है और बाकी सारी कंट्रीज का भी फंसा हुआ है। वो जी सब वर्ल्ड बैंक के पास भी गए हुए हैं कि इसको कैसे आगे ले जाया जाए, नहीं ले जाना है, वापिस ले लेना है, इन्वेस्टमेंट होल्ड पे रखना है, प्रोजेक्ट होल्ड पे करना है, क्या करना है। तो वो जो डिसीजन है वो अगले टेन्योर में आगे समय बताएगा और तालिबान का अप्रोच दिखाएगा कि उनका अप्रोच कैसा रहेगा, अकॉर्डिंगली हम उसको बिहेव करेंगे। जी बिल्कुल। राजू जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम ब्रिक्स सम्मेलन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि हम काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी हमने एडॉप्ट किया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारत का रवैया पहले से ही, ये सरकार और आगे की सरकार हो, सबने शांति ही चाहा है कि भी कभी पूरे विश्व में विश्व का कल्याण हो और शांति बनी रहे। आगे भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, हमने कभी किसी के सामने आतंकवाद को बढ़ावा देने का, किसी भी ने, कोई भी सरकार हो उसने वो नहीं किया है। इस सरकार ने भी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने भी आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए और सख्त के साथ उनके सामने कैसे स्टेप लिया जाए, वही वही अभी तक किया है। और नरेंद्र भाई ने जो अभी अध्यक्षता की ब्रिक्स देशों की, और उन्होंने जो बात रखी वहां पे भी आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अभी पूरे विश्व में जैसे ही अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान से वापस गई, तभी सबको पता चल गया था कि अभी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे विश्व को स्तब्ध कर देगा। और ये हुआ। जैसे कि तालिबान ने कोई भी बिना संघर्ष किए अपनी सत्ता वहां पे जमा ली। और जैसे प्रशांत ने बताया कि पहले वो लोग बोलते थे कि हम लोग स्त्रियों को उनका सम्मान करेंगे, उनको उनका हक देंगे, उनको समानता देंगे, और काफी सारा उन्होंने वचन दिया था, लेकिन कोई वचन अभी नजर नहीं आ रहा है। और पूरे विश्व को उन्होंने अचंभित कर दिया है कि भी वो क्या करने वाले हैं, उनको भी पता नहीं है कि कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, 10 मिनट के बाद क्या करेंगे। वो एक कैप्टन मीना का जहाज है, वो कहीं भी जा सकता है, और इसीलिए पूरे विश्व को चिंता है। और अमेरिका ने जो वहां पे साधन सामग्री रखी थी, शस्त्रागार रखा था, वो एज इट इज वहां पे है। जैसे कि हमने 4-5 दिन पहले ही देखा कि उनका हेलीकॉप्टर जो उन्होंने अमेरिकन सैनिकों ने जो बंद करके रखा था, उनको फिर से रिपेयर करके चालू कर दिया और उनको उड़ाने लगे। तो ऐसे कहीं बम भी उसके हाथ में आ गए तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसकी कल्पना करने की भी मुश्किल है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये सब चिंता जताई है, वो एकदम वाजिबी है। पूरे विश्व के लिए ये खतरा है, और इसके आगे क्या करना चाहिए वो सब मिलके काम करेंगे तो उनका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी वहां पे जो सरकार रच रही है, उनकी विदेश नीति क्या है, उनकी सरकार को मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए, वो भी पूरे विश्व के सामने एक बड़ा प्रश्न है। तो आज पूरे विश्व को एक साथ में आके ये काम करना है कि भाई अफगानिस्तान में जो सिचुएशन खड़ी हुई है उससे कैसे निपटा जाए और उसे कैसे मान्यता दी जाए। जी बिल्कुल। अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर हम ब्रिक्स मीटिंग का जिक्र करते हैं जिसमें चाइना भी आता है, यानी उनके जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग भी आते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि जब अमेरिका और जर्मनी के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं चीन, रूस और ईरान शामिल नहीं हुए थे। अगर चाइना की बात करें तो पहले तो ये हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही, जैसे तालिबानी सरकार का ऐलान हुआ, वैसे ही 24 घंटे के भीतर सबसे पहले चाइना ही जो है वो अपना खजाना खोल के हुए नजर आया। 31 मिलियन की अगर बात करें अमेरिकी डॉलर का, उन्होंने ऐलान भी कर दिया। यानी चाइना पर हम क्या भरोसा करें? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान का प्रश्न है, बहुत ही प्रवाही और जटिल परिस्थिति अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान को लेकर अफगानिस्तान के बाहर है।
ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, 15 साल हो गए इसके निर्माण को, और आपसी समझौते और आपसी सहयोग के लिए और आपसी समझ के लिए ये 5 देश का गठबंधन बना था। और आज 13वां सम्मेलन हो रहा है जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके पहले भी 2 बार हमारे अलग अलग प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुके हैं। इन 5 देशों में आश्चर्य है कि ब्रिक्स के देशों में चाइना और रूस, रशिया, ये दोनों देश भी इसके सदस्य हैं ब्रिक्स के, लेकिन ये अफगानिस्तान को लेकर भारत की नीति के बिल्कुल विपरीत है। हम ऐसा कह सकते हैं कि विश्व फलक के ऊपर आतंकवाद के सामने जो एक जन भावना है उसके बिल्कुल विपरीत रूस और चाइना अफगानिस्तान के साथ में हैं। और दूसरी तरफ ब्रिक्स के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब आतंकवाद के सामने की बात की तो यहाँ पर उनका समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर ब्रिक्स के बाहर वो खुलेआम तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। 20 साल पहले तालिबानों को सत्ता से बाहर करने का काम अमेरिका ने किया था, और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान ने तालिबान को पुराना समर्थन दिया, लेकिन हर किस्म का समर्थन के साथ में हर किस्म की मदद भी तालिबान को पहुंचाने के लिए मदद की। और इतना ही नहीं, अभी जो पंजशीर के अंदर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया था तो वहां पर भी उन पर पाकिस्तान के हवाई जहाजों ने हमला किया, और आईएसआई का जो चीफ है वो अभी भी वहीं अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए परिस्थिति बहुत जटिल है। यूएनओ ने सवाल उठाया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सवाल आ रहा है कि भाई अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने जो कब्जा जमाया है उसके बारे में विश्व को क्या रुख अपनाना चाहिए। और हकीकत यही है, आज जितने भी मंत्री बने अफगानिस्तान में उसमें 100% तमाम जो मंत्री हैं वो आतंकवादी हैं, क्रूर आतंकवादी हैं, जाने माने आतंकवादी हैं, जिनके सरों पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखा हुआ है। आज वो वहां की सरकार में बनकर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कि एकदम अचानक चीन ने ये घोषणा कर दी कि हम तमाम प्रकार की मदद करेंगे, रनवे बनाने में मदद करेंगे, रेलवे बनाने में मदद करेंगे, वहां पे दवाइयां हम पहुंचाएंगे, वहां पर अनाज हम पहुंचाएंगे, हर किस्म की मदद करके उसको खड़ा करेंगे तालिबान को। अब तालिबान के पीछे जो इतिहास है, हम जानते हैं कि तालिबान के सत्ता पर आने के बाद न सिर्फ तालिबान के अंदर लेकिन तालिबान के बाहर विश्व के अनेक देशों के आतंकवादियों में एक आनंद की लहर आ गई है। और निश्चित रूप से हमारे जम्मू कश्मीर के सवाल को भी एक बड़ी झटका इससे पहुंचा है, और ये संभव है कि पाकिस्तान तालिबानियों का उपयोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ावे के लिए कर सकता है। इसलिए हमारी जो नीति है भारत सरकार की या भारत की नीति, उसे कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा, और अपनी नीति को एकदम दूर अंजामी देकर, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कई सालों तक लगातार कांग्रेस ने जो विदेश नीति का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से हुआ था, जैसे पंचशील समझौता और विश्व शांति की बात उसी समय से की जा रही है, जिसको आज की सरकार ने आगे बढ़ाया है। तो किसी भी देश की विदेश नीति 1 साल या 2 साल या 5 साल में नहीं बनती है, विदेश नीति दशकों के बाद बनती है, क्योंकि विदेश नीति के मूल में अपना हित समाया होता है, लेकिन वो हित इतना सूक्ष्म होता है कि सीधे प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता। विश्व में बदलती हुई राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति के संदर्भ में देश के अर्थनीति और देश की गृह नीति काम करती होती है। इसलिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे भारत अलग नहीं रह सकता, और भारत में क्या हो रहा है उससे दुनिया भी अलग नहीं रह सकती। तो ये जो तमाम परिस्थिति है उसमें भारत सरकार को चाहिए कदम फूंक फूंक पर रखे और किसी पे भरोसा न रखे, क्योंकि जैसे ब्रिक्स में, जैसे मैंने कहा, उसमें रूस भी है और चीन भी है, लेकिन दोनों मदद कर रहे हैं। आज अमेरिका और जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ जो मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग के अंदर ये चर्चा हुई, उसमें काफी ये दोनों देश शामिल नहीं भी हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अफगानिस्तान का मसला ये एक सिर्फ भारत सरकार की विदेश नीति का मसला नहीं है, इसकी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों से जुड़ी हुई है। और इस मामले में विशाल पैमाने पर, बड़े पैमाने पर कांग्रेस को अनुभव है। कांग्रेस के नेता जो विदेश मंत्री पहले रह चुके हैं उनको को भी अनुभव है। तो अपनी आदत को छोड़कर, हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक आदत है कि वो ये समझते हैं कि उनसे ज्यादा कोई दुनिया में जानता नहीं है कुछ चीज, हर चीज के बारे में वो किसी की सलाह लेने में नहीं मानते। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी ये कर रहे थे, और आज भी यही रवैया है। तो उनसे विनती है कि अफगानिस्तान के सवाल को लेके, तालिबान के सवाल को लेके वो इस मामले पर, क्योंकि देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा इससे जुड़ी है, और एक परिपक्व विदेश नीति का निर्माण अफगानिस्तान के संदर्भ में जरूर बनाना चाहिए। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि तालिबान विश्व शांति के लिए खतरा है। तालिबान का उपयोग हर कोई कर सकता है, और विशेष रूप से चीन
हमारे देश को अगर सबसे बड़ा खतरा विश्व में आज है तो चीन से है, और चीन ने लंका को अपने हाथ में ले लिया है। श्रीलंका के अंदर आप जानते हैं दिवालिया निकला हुआ है, तो वहां पूरी मदद पहुंचा रहा है। अफगानिस्तान में हो रहा है, नेपाल को अपने नियंत्रण में कर रखा है, बांग्लादेश में मदद कर रहा है, बर्मा की सैनिक सरकार को हेल्प कर रहा है। भारत के चारों तरफ के तमाम देशों को प्रभावित करके और उनका उपयोग आने वाले दिनों में चीन हमारे देश के खिलाफ में कर सकता है। इसलिए हमें भी अपने मित्रों की खोज करना चाहिए, और सबसे पहले भारत के अंदर जो विदेश नीति का मसला है, जो खासकर आतंकवाद से जुड़ा हो, उसमें तमाम पक्षों को साथ में लेकर एक सामान्य नीति का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ये देश हम सबका है, हम सब इस देश के हैं और देश हम सबका है। जी, सबका साथ सबका विकास, उसी सूत्र पर इसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, विकास सबका साथ तो होना चाहिए। जी, सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा, कहने का मतलब ये था, देश का विकास सबका। यानी आपकी ओर आना चाहूंगी प्रशांत जी। यहाँ पर ये देखा गया कि रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यही आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला कि अमेरिका के जाने से ये नया जो संकट है वो पैदा हो गया है, और दुनिया के सामने सुरक्षा के लिए ये एक चुनौती भी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस चीज पर भी भार दिया कि आतंक और नशे के कारोबार पर नियंत्रण जो है वो जरूरी हो गया है, आतंकवाद पर भी नियंत्रण जरूरी, और अफगानिस्तान को आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का स्रोत के रूप में अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए, ये भी कहा। नहीं, डेफिनेटली ये पुतिन, इसमें क्या है, रशिया और यूएस अफगानिस्तान के लिए वो पहले से ही वो दोनों को एक दूसरे से रिवेंज ले रहे हैं, क्योंकि 1979 जब पहली बार अफगानिस्तान में मतलब प्रेसिडेंशियल जो प्रिंसली स्टेट्स है उनमें से जो लोग बाहर आ रहे थे, तब उनको रशिया से सपोर्ट मिल रहा था। फिर रशिया के सपोर्ट से धीरे धीरे अफगानिस्तान खड़ा हो रहा था। उसमें यूएस ने उसमें थोड़ा मतलब सांझ पानी में पत्थर डाला था, और 2001 में ये जो कुछ भी हुआ, ओसामा बिन लादेन को बड़ा किया अमेरिका ने किया, फिर उन्होंने ही उसको खत्म किया। तो ये रशिया वर्सेस यूएस अफगानिस्तान के लिए सेंटर पॉइंट पे थे। पुतिन की बात इसलिए सही है, देखिए कि अमेरिका पिछले 20 साल से उनकी आर्मी चला रही थी, सेना वहां पर थी, पूरा कंट्रोल लेके बैठे थे। अचानक से क्या हुआ, भले मार्च 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया था कि हम धीरे धीरे अपनी सेना वापस ले रहे हैं, क्योंकि 20 साल के बाद उन्होंने देखा कि आजकल करते 3 ट्रिलियन डॉलर का मेरा इन्वेस्टमेंट लग चुका है, उसके सामने अमेरिका को क्या मिल रहा है, ये वन वे पैसा जा रहा है, सामने कोई रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा है। न तो उनकी इकोनॉमी में अफगानिस्तान का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, न तो उनका यूएस के इन्वेस्टमेंट से अफगानिस्तान की इकोनॉमी में उतना फेयर दिख रहा है। तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम धीरे धीरे हमारी सेना वापस, तो धीरे धीरे वापस लेना, वो तालिबान को पता चलना, अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्शन होना, प्रेसिडेंट बदल जाना, ये सब कहीं ना कहीं मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं बड़ी बैड स्मेल आ रही है कि ये सब एक साथ क्यों हुआ। कहीं ना कहीं डॉट कनेक्ट करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखिए आज की तारीख में अगर तालिबान को इकोनॉमी चलानी है तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू तालिबान कहां से लाएगा, क्योंकि मैंने जो आपको बोला, मेरे पास ये पूरा डेटा है अफगानिस्तान का कि उनकी इकोनॉमी वो लोग कैसे रन करेंगे, कितना है उनके पास फॉरेन रिजर्व फंड कितना पड़ा है, $784 बिलियन उतना फॉरेन रिजर्व पड़ा है। लेकिन आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने वो सब होल्ड कर दिया है। तो आज की तारीख में उनके पास सिर्फ 0.1 to 0.2% ही ऐसी एसेट्स है जिसके ऊपर तालिबान कंट्रोल कर बैठी है, बाकी उसका कहीं पर उनका एक्सेस नहीं है। तो अगर तालिबानी इसको चलाएंगे तो उनका एक्सपेक्टेशन अभी ऐसा है कि $1.6 बिलियन तक का पैसा कहीं से तालिबानी लाएंगे। उनके पास इनकम का रिसोर्स सिर्फ 3-4 ही, जिसमें एक है क्रिमिनल एक्टिविटीज और ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ये सबसे बड़ा है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग और एग्रीकल्चर, ये जो नशीली पदार्थ का एग्रीकल्चर, उनकी पैदाश का प्रोडक्ट करना, वो सबसे बड़ी उनकी रेवेन्यू का वो रहेगा। अगर वो वहां प्रोडक्शन इतना हाई होगा तो डेफिनेटली ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एंटी टेररिज्म मतलब एक्टिविटी एंड क्रिमिनल एक्टिविटी, इससे ही ये लोग इकोनॉमी रन करेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं रहेगा। बाकी मेजर आज की तारीख में आप देखो पूरे वर्ल्ड में नेचुरल वेस्ट पे मिनरल्स जो है सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में है। आप देखोगे तो वहां पर कॉपर, गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैस, $3 ट्रिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन उनकी मिनरल्स का है, जो दुनिया में बहुत ही कम देशों का है। $3 ट्रिलियन। तो नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास बहुत है।
लेकिन अभी तक तालिबानों को उनको उसको कैसे यूज किया जाए, वो उसका यूज करके इकोनॉमी में रिवर्ट बैक कैसे किया जाए, वो अभी उनको नहीं आता है। तो इसीलिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिसोर्स है, इनकम का रिसोर्स, जो है अटैकिंग एंड एग्रीकल्चर, और वो भी नशीली पदार्थ। इसीलिए पुतिन ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, लोग इसके मतलब व्यसन में जाएंगे, हमारी यूथ जनरेशन जो है वहां पर ये लोग इंजेक्शन की तरह घुस जाएंगे और ये बहुत ही बड़ा कैंसर हो जाएगा, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इसको कैसे अटकाया जाए, इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, ब्रिक्स में भी और यूएन में भी सेम रिक्वेस्ट जा चुकी है। जब जैसे ही तालिबान ने ये ऑलरेडी अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी और करेंसी थी वो बहुत ही डाउन थी, लेकिन पिछले 3 वीक में लोएस्ट डाउन, आज तक की उसकी लोएस्ट डाउन 86 पर गई हुई है, जो 70 तक थी। जिस तरीके से हमारा जो डॉलर के सामने रुपी होता है, तो अफगानिस्तान की करेंसी 86 तक पहुंच चुकी है, तो बहुत ही बैड शेप में है, फ्रेजाइल हो चुकी है। आज की तारीख में पैसा भी नहीं है, जो है वो लॉक्ड है, सीज हो चुका है। IMF को वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी सीज करके रखा है। काफी सारी कंट्रीज को रिक्वेस्ट जा चुकी है कि इसे ओपन किया जाए, करना है नहीं करना है। उसके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द UNSC इसके ऊपर मीटिंग बुलाएगी, सबसे व्यू लेगी कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। फॉरेन रिजर्व उनके पास $9 बिलियन का पड़ा है तालिबान के पास, लेकिन एक्सेस कहीं पर नहीं है, कहाँ है, कैसे है, कितने मात्रा में है, वो पता नहीं है। और आज की तारीख में जितने भी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें 75% उनका पब्लिक स्पेंडिंग जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से आने वाला था, वो वर्ल्ड बैंक ने उसको होल्ड पे रखा है। तो कहीं पर भी अभी एक्सेस नहीं है, तो तालिबान को इमीडिएट जो पैसा चाहिए वो कहीं से लाना पड़ेगा। उसके लिए आप देख लो तो पाकिस्तान और चीन जैसे देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं बैकडोर पे, कहीं ना कहीं डायरेक्ट पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई उनको मतलब खाना पहुंचाया जा रहा है, ग्रेन्स पहुंचाए जा रहे हैं, अभी तो हथियार भी जाएंगे पाकिस्तान से, वो भी शायद जाते ही होंगे। तो उस तरीके से इनडायरेक्ट हेल्प सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन कर रहे हैं। रशिया व्हाइट कॉलर हेल्प कर रही है बैकडोर में, लेकिन ओपनली बोल नहीं रही है। उनको तो रिवेंज यूएस से भी लेना है, क्योंकि जो रशिया 1979 में अफगानिस्तान रशिया का माना जाता था, वो मतलब गर्व से वो लोग बोलते थे कि अफगानिस्तान हमारा है, हम बड़ा कर रहे हैं, हम इसको डेवलप कर रहे हैं। तो 2001 के बाद रशिया का स्टैंड बहुत ही लोअर साइड पे चला गया था, तो रिवेंज में रशिया भी पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है। ये सब माजरों में हमारा स्टैंड, क्योंकि हमारा आज की तारीख में $3 बिलियन लगा हुआ है, उसमें मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स है, कैनाल्स है, हमारी एम्बेसी है, उनकी एम्बेसी, उनकी जो असेंबली है वो सब संसद हमने बना के दिया है। तो हमारा स्टैंड वेट एंड वॉच जैसा है। बट यस, आगे जाके मुझे लग रहा है कि नेशन वाइड और ग्लोबली इसका कोई एक स्टैंड पे आएगा। अभी हमने कोई रुख नहीं दिखा है तालिबान का, कोई वे ऑफ मेथोडोलॉजी, कोई वे ऑफ अप्रोच गवर्नेंस चलाने का देखा नहीं है। जिस तरीके से हम देखेंगे आगे जाके 1 महीने, 2 महीना, 3 महीना तक और कोई चेंजेस दिखेगा, तब जाके हमको हमारा स्टैंड क्लियर करना है। राजू जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने भी स्पष्ट चेतावनी दी कि कहीं ना कहीं आतंक और नशे के कारोबार पर अब नियंत्रण जरूरी हो गया है। सबसे ज्यादा खतरा आतंकवाद हो या अगर नशीले पदार्थ हो, अगर उसकी भी हम रिपोर्ट देखें तो भारत में भी जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगर हम पिछले कुछ चंद सालों को गिन के वो रिपोर्ट की बात करें, यानी कितना जरूरी हो गया है। कहीं ना कहीं हमें आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ना है, और कहीं हमारे देश के अंदर युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें या हमारे लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं इस तरीके के मादक या नशीले द्रव्य से वो कहीं देश के अंदर भी खतरा ना पैदा कर। देखिए जल्पा जी, किसी भी देश को खत्म करना हो तो उसके यूथ को खत्म कर देना, ये अभी स्ट्रेटेजी चल रही है। तो अभी आपने देखा होगा कि पूरे विश्व के सामने ये खतरा पैदा हो गया है कि भाई अफगानिस्तान का सबसे बड़ी खेत पैदाश गणो या कुछ भी गणो, तो वहाँ के जो नशीले पदार्थ की वो लोग उत्पादन करते हैं, उसकी खेती करते हैं, अफीम की खेती करते हैं, गांजे की खेती करते हैं, उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट बनाई जाती है और पूरे विश्व में वो लोग हैंडलर के द्वारा वो पहुंचाए जाते हैं और पूरे विश्व में भी खतरा हो गया है। लेकिन भारत के अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जिस तरह की सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप की गई है उसी में अंदर भारत में स्लीपर सेल उनके बहुत काम कर रहे हैं। वो स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो जाएंगे। अभी जो आतंकवाद कंट्रोल में आया था कि भी कश्मीर एकदम शांत हो गया था, पूरे भारत में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं घट रही थी,
कि जो ऐसे 2 महीने 3 महीने में भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ये हुए थे, अभी सब शांत था। लेकिन मैं ये प्रशांत जी के बात से सहमत हूं कि उनको एक इंजन मिलेगा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार आ गई, हमारी सरकार आ गई, अब यहाँ हम उनका सपोर्ट लेके कुछ कर सकेंगे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो गया है भारत के लिए। और ये चाइना, रशिया और अमेरिका, ये 3 व्यापारी देश है, वो समाधान भी करवाएंगे, शस्त्र भी देंगे और मारपीट भी करवाएंगे। तो अभी जैसे हमारे अशोक जी ने बताया कि अभी वेट एंड वॉच, शांत रह के देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, और सबको साथ में लेके कोई भी राजकीय पक्ष ऐसा स्टेटमेंट मत करे कि जैसे कोई बाहर के विदेशी ताकतों को उससे उत्तेजना मिले या वो उनका कोई गलत उपयोग कर सके। अभी चाइना का प्रश्न है तो चाइना देखो भारत की चारों तरफ उनको सब, श्रीलंका आज न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि श्रीलंका के पास भी अभी विदेशी मुद्रा बिल्कुल नहीं है, तो उनको भी चाइना मदद कर रहा है, ब्रह्मा को भी मदद कर रहा है, हमारा छोटा भाई जैसा है जो नेपाल, उनको भी वो मदद कर रहा है। यानी कि पूरे इंडिया को घेर रहा है और पाकिस्तान के साथ वन बेल्ट वन की वो नीति बना रहा है और वो अफगानिस्तान तक ले जाएगा, ऐसी अभी तो सोच रहा है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर चाइना पूरा कवर करेगा और वहां पे उनका पैसा भी डालेगा, उनका इन्वेस्टमेंट करेगा और ये अफगानिस्तान का पूरा कब्जा करके वो चाइना इंडिया के सामने उसका यूज होगा। और अभी चाइना ये तालिबान के कंधे पे बंदूक रख के पूरे विश्व के सामने खड़ा हो गया है कि भाई जो उसके सामने बोलेगा उसको तालिबान का यूज करके वो लोग उनको परेशान करेंगे या आतंकवाद फैलाएंगे। तो ये पूरे विश्व की समस्या है और उसमें भारत के लिए तो बहुत खतरा है। और हमारे प्रधानमंत्री इतने काबिल है कि कोई चिंता वाली बात हो तो उनको पहुंचने की बहुत ताकत रखता है और उनका ठंडे दिमाग से अभी सोचेंगे क्या कर रहे हैं क्या। पूरे विश्व का जो भी रुख होगा वो भारत का वही रुख होगा। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, वो ऐसे ही चलेगी अभी। और तालिबान का क्या रुख रहता है, वो क्या अपने विदेश नीति बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, पाकिस्तान के साथ कैसे वो लोग बिहेव करते हैं, पाकिस्तान से मिलके। अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया, सब न्यूज में भी आया कि भाई वो पंजशीर विस्तार था उनका, वहां पे तालिबान का कब्जा नहीं हो रहा था, तो पाकिस्तान के एयरफोर्स ने वहां पे जाके उनको मदद की और उनके ड्रोन या उनके हेलीकॉप्टर के द्वारा उनके ऊपर बमबार्डिंग की और वहां का बहुत सारा हिस्सा उनके कब्जे में दिलवा दिया। तो पाकिस्तान अभी लाइट में आ गया है, उनकी इकोनॉमी स्थिति भी बहुत खराब है, तो वो भी अभी अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश करेगा। तो अभी बहुत कठिन परिस्थिति है। तो उसी कठिन परिस्थिति के अंदर अभी वेट एंड वॉच स्थिति रख के आगे बढ़ना है हमें। बिल्कुल अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अभी अगर हम बात करें तो ज्यादातर देश अभी वेट एंड वॉच की ही स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे देशों और हमारे देश की बात करें तो हमारी समस्याएं काफी अलग, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा जो हमारे पास है वो और किसी देश के पास नहीं है। शायद वो सोचेंगे व्यापार नीति के और सोचेंगे विदेश नीति की और सोचेंगे, लेकिन हमें तो ऐसा है कि हमें हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो स्तर है वो बचाना। ना बिल्कुल सही मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानों का शासन न सिर्फ दुनिया के लिए लेकिन विशेष रूप से हमारे देश के लिए बहुत है। तालिबान ने आतंकवाद की जीत है अफगानिस्तान के अंदर, और हमारे तो अफगानिस्तान से मिलती है। और जम्मू के एक ऐसा सवाल है और हमारे देश के बीच में जो शुरू में जलता हुआ सवाल है और आज भी पाकिस्तान उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य आंतरिक, और इतना जम्मू कश्मीर नहीं लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का एक हिस्सा है। 1992 में भारत की पार्लियामेंट ने यह प्रस्ताव भी पारित किया था। तो इस समय जो परिस्थिति है जम्मू कश्मीर में, एक भयानक काले बादल मंडरा रहे हैं, बाद वो कब बरसेंगे या कब हमला होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये विषय है, खास करके जब पाकिस्तान मदद कर रहे हैं, वो मदद ऐसे नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में उसे चाहेंगे। 1979 में सोवियत यूनियन के पूरे अफगानिस्तान का स्वरूप बदल गया था, कट्टरतावाद खत्म हो गई थी, लेकिन अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के आने के यूएसए ने, अमेरिका ने सोचा कि सोवियत यूनियन आगे बढ़ रहा है और दुनिया का बैलेंस बदल रहा है
आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शीत युद्ध शुरू हुआ था, कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। एक जमाने में एक अमेरिका लीडर था, दूसरी तरफ सोवियत संघ लीडर था। दो विपरीत विचारधाराएं पूरी दुनिया में आपस में टकरा रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि हर देश में उनकी विजय हो। भारत ने प्रयास किया, अमेरिका ने, लेकिन भारत के हित अमेरिका से नहीं जुड़े थे, भारत के हित सोवियत के साथ में जुड़े हुए, तो उन्होंने पाकिस्तान को पकड़ लिया भारत के सामने। तो विश्व में जो ये चल रहा था, शीत युद्ध खत्म हो गया 1985 में। उसके बाद दुनिया में एक ही महासत्ता रही और वो रही अमेरिका। और उस अवकाश को भरने के लिए चीन बड़ी तेजी के साथ में आगे आया और चीन ने भी ये कोशिश की। लेकिन आश्चर्य की बात मैडम ये है कि शीत युद्ध खत्म हो गया, दो महासत्ताएं में से एक सत्ता बाकी रही, सत्ता संतुलन एकदम बदल गया, विचारधाराओं की लड़ाई विपरीत तौर के ऊपर उसका स्वरूप बदल गया। ऐसे समय देश में आतंकवाद तेजी के साथ फैला और धार्मिक आतंकवाद फैला, इस्लामिक आतंकवाद फैला, बड़े पैमाने पर फैला। इराक में, ईरान में, यमन में, सऊदी अरबिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। और ये आतंकवाद इतना मजबूती के साथ में आगे बढ़ा कि खौफ पैदा हो गया पूरी दुनिया के अंदर। इस्लामिक स्टेट के नाम से जो क्रूरता हमने देखी, आतंकवाद कोई भी हो दुनिया में, किसी भी धर्म का आतंकवाद और कोई भी कट्टरता हो, वो हमेशा क्रूर होती है। क्रूरता के बिना कट्टरता नहीं आती और कट्टरता के बिना आतंक नहीं होता है। और सबसे खतरनाक अगर कोई आतंकवाद है तो मैं मानता हूं कि वो धार्मिक आतंकवाद सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि धर्म के नाम भी किया जाता है। ये कहा गया था इस्लामिक आतंकवादियों को, खास करके ये जो आतंकवादी थे, इंडिया इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी थे, उनको कहा गया कि तुम ये जो है जिहाद लड़ रहे हो, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, और अगर जीत जाओगे तो आपको पूरी दुनिया मिलेगी और हार जाओगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वहां पे आपको कूड़े मिलने वाली है। ऐसी बातें करके हजारों लाखों नौजवानों को गुमराह करके और आतंकवाद के रास्ते पे ले आए। लाखों लोगों को नुकसान हुआ, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ और आज ये सिलसिला जारी है और अब ये आया है हमारे ऊपर। हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिका ने जब ये छोड़ा, अफगानिस्तान को छोड़ा और अपने सारे हथियार वहां पे रख दिए। बाइडेन साहब जानते थे अच्छी तरह से, ट्रंप ने पहले से घोषित कर दिया था कि हम वहां से निकलने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम टैंक है, हवाई जहाज है, गोले हैं, हेलीकॉप्टर है, सब उनके हवाले कर दिए। तो अमेरिका हमेशा दोहरा स्वरूप, आगे दुनिया में हर आतंकवाद को अमेरिका ने मदद की है। हम जानते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की डिमांड हम सबने की है, उसको उन्होंने हमेशा मदद की। वियतनाम के अंदर उनके विरोधियों को मदद की। सारी दुनिया में अमेरिका ने आतंकवाद को समर्थन किया और खुद भी उसका कई बार शिकार भी हुआ। मैं समझता हूं कि अब थोड़ी बहुत समझ उसमें आएगी। लेकिन आपने जो सवाल किया कि जो अफगानिस्तान में तालिबान का मतलब है धार्मिक विद्यार्थी, ये अपने आप को सबसे बड़े धार्मिक अनुयायी कहते हैं और धर्म के नाम से पूरे अफगानिस्तान में जनता पे कट्टरवाद का शासन ला रहे हैं। कट्टरवाद के शासन का मतलब ये है कि पूरे अफगानी समाज को कई सौ साल पीछे ले जाना। किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता आधुनिकता के खिलाफ होती है और ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत ही सावधानी से, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि हमारी भारत की सरकार को बड़ी सावधानी से, वेट और वॉच का जहां तक सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है, अफगानिस्तान तो अभी सामने नजर आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे चीन है। चीन जो हमारे देश का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो जानता है कि एशिया में अगर कोई उसका मुकाबला कर सकता है तो भारत कर सकता है और निश्चित रूप से हमारे में वो ताकत है कि हम उसको चुनौती दे सकते हैं। हाँ, हम ये समझनिक रूप से चीन हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है, आर्थिक तौर पे हमसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो भारतीय है, जो राष्ट्रीयता है, उसके हिसाब से हम बड़ी चुनौती चीन को दे सकते हैं और वो बात को अच्छी तरह से समझ। भी आत्मसमर्पण कर, वियतनाम कभी भी आत्मसमर्पण कर देगा। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई शक्ति नहीं है, एकमात्र भारत चुनौती दे सकता है चीन को, इसलिए चीन ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल तो मैं ये समझता हूं कि चीन की आक्रामक नीति जो भारत के विरुद्ध है, उसके खिलाफ में कैसे लड़ा जाए। और कोई भी हमारा शत्रु हो दुनिया में, कोई भी हमारा विरोध, तब ये समझना है कि वो भारत का शत्रु है, वो कोई सरकार का या एक पार्टी का शत्रु नहीं है, समग्र भारत राष्ट्र का शत्रु है। अगर भारत पर हमला होता है तो भारत की 130 करोड़ की जनता पर हमला होता है, किसी सरकार पर या किसी प्रधानमंत्री पे हमला नहीं होता। ये देश, जैसे मैंने कहा, 10,000 साल से है, 10,000 साल तक रहेगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लोग बनेंगे, लोग मिटेंगे, भारत कायम। इसलिए सीधी सादी बात यह है कि सारे देश में एक आत्मविश्वास खड़ा करना चाहिए लोगों के अंदर और चीन के बारे में आंखें खोलनी चाहिए सब लोगों को। चीन के बारे में समझाना चाहिए कि वो किस क्रूर नीति से आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन
मैं दुख और अफसोस के साथ कह रहा हूं कि जो केवड़िया कॉलोनी में हुआ भारतीय जनता पार्टी की कारोबारी में, जो कुछ उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पास मामला है, लेकिन जो चीनी टेबलेट वहां पर दिए गए, मैं समझता हूं कि वो एक गलत कदम उठाया है। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गौर करे, विचार करे। चीन का बहिष्कार हर तरीके से होना चाहिए और ऐसे ताकि हमारी जनता चीन के खिलाफ में खड़ी हो जाए। अगर आपको चीन से लड़ना है तो जनता को एक करना पड़ेगा, एक जुनून पैदा करना पड़ेगा, एक गुस्सा पैदा करना पड़ेगा चीन के सामने, उसकी हर चीज के सामने गुस्सा पैदा करना पड़ेगा, तब हम लड़ सकेंगे चीन के खिलाफ में अच्छी तरह से। बस इतना मुझे कहना है। जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जब तक बात आती है किसी भी देश के मजबूत होने की, तब सबसे पहले सोचा जाता है कि वहाँ का अर्थतंत्र कैसा है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने सालों तक यही करा कि बस कैसे भी करो, नकल करो, अक्ल लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन अर्थतंत्र को मजबूत करो। यानी कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाओ कि या आप किसी को दबा सको या आप किसी को खरीद सको। यानी कहीं ना कहीं उसने जो रणनीति ली, उसी से ये साबित हो जाता है कि पहले तो अगर हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है तो हमें हमारा अर्थतंत्र भी उतना ही मजबूत करना है, जनता को जोड़ना पड़ेगा। जी जी, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो कि देश की बात हो, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। तो जब तक ऐसा है तब तक आप बहुत ही ग्लैमर वाले हो, बहुत ही ग्लोरी वाले हो। चीन की बात चीज लर्निंग जैसी है। 2003-4 तक का अपना टेबल लो तो IMF के लिस्ट में और के लिस्ट में चीन नहीं था। पहले 20 में चीन आई नहीं। आज की तारीख में चीन सेकंड नंबर पे है, $22 ट्रिलियन इकोनॉमी कर रहा है। और इसीलिए यूएस को उसका एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि ये चीन कभी भी महासत्ता बन सकता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि यूएस की जो 25-26 ट्रिलियन की है, इसकी 22 की है। गैप बहुत ही छोटा है और 22 के बाद सीधा 9 ट्रिलियन है। तो कोई और तीसरे दूसरे कदम पे पहुंचने के लिए सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा जो ड्रीम है कि हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक करना है, तो मतलब अपना तो क्लियर है 25 तक हम तीसरे चौथे स्थान पे पहुंचने वाले नहीं है। आज हम 7वें में बैठे, 7वें 8वें 9वें 6 से 8वें बैठे हैं। तो चीन के पास बहुत ही पावर, मनी पावर, मसल्स पावर, उनके पास टेक्नोलॉजी पावर भी बहुत ज्यादा है। तो जिस तरीके से चीन बैठा हुआ है वो कभी भी किसी को, और इसीलिए देखिए वो सामने से हेल्प करने जाता है। उसको पता है यूएस, मतलब जो अभी आप पूरे कॉन्टिनेंटल वाइज देखो तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो कॉन्टिनेंट्स वो सेल्फ डेवलप्ड है और सेल्फ कैपेबल है। लेकिन उसके अलावा वर्ल्ड में जो 195 कंट्रीज है, 195 देश है, उसमें से कम 190 देश ऐसे हैं जो मतलब है जिनको अर्थतंत्र इतना मजबूत नहीं है। चीन या अमेरिका से देश की हो सके तो अभी चीन हर जगह पर बांटने बैठा है। यूएस बांटने नहीं चाहता, लेकिन चीन हर जगह लेने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो बंटवारा शुरू कर दिया है, बांटने लगा है। बनी रहे तो उसकी हमारे साथ क्या किया, एक तरफ हमारे साथ किसी हेल्प कर रहा है, दूसरे को हेल्प कर रहा है। अफगानिस्तान में अगर वापिस आ जाए तो हमारा और हमारे और अफगानिस्तान एक पोर्ट हम बना रहे हैं। वो पोर्ट में बीच में आ रहा है चाइना, सीपेक का कॉरिडोर और उसका एक रोड जो बन रहा है वो बीच में आ रहा है। अगर चाइना वो रोड डाइवर्ट करता है, हमको कहीं आगे नहीं घुसने देता है, तो हमारे के बीच में अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। तो हमको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है इससे। फिर हमको कहीं ना कहीं वो उससे जाना है, वो जो टनल्स जो है उसमें जाना है, उसके लिए बहुत बड़ी मतलब एक लेंथी प्रोसेस है। तो हमारे लिए कूटनीतिक में ये कूटनीतिक एक जो जीत हमको जो सबसे पहले हासिल करनी है वो ये है कि बाहर ग्लोबल कंट्रीज को उतना एक्सेप्टेंस दिलाए कि चाइना हमारे साथ सीधा चले। अगर वो थोड़ा भी उल्टा चला या थोड़ा भी उसने कहीं हमसे मुंह फेर लिया तो बहुत ही आगे जाके तकलीफ हो सकती है। तो हमारा जो दबा हुआ हाथ है वो धीरे से पहले बाहर निकालना है। उसके लिए चाइना के साथ हमको बातें करनी पड़ेगी, हमको थोड़ा कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन नॉट अवॉइड चाइना। उसी तरह हम उसको सीधा भी नहीं मान सकते
हम उसको लोअर भी नहीं मान सकते, हमारा कंपटीटर है। तो हम बोलते हैं ना कि दुश्मन को हम मतलब वो लोअर नहीं समझ सकते, नहीं मान सकते, हम उसको जी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कमजोर नहीं किसी ना समझ किसी सकते। तरह जी जी, किसी ना किसी तरह चाइना के ऊपर हमको हावी होके या उसके साथ हाथ मिला के वो हमको कहीं प्रॉब्लम भी ना क्रिएट करे और हमारे साथ चले, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसी तरह तालिबान के लिए हमारा उतना नुकसान नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रेड, क्योंकि हमारे बीच में जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट स्पाइसीज और मेजरली ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेजर पॉइंट्स ऑफ, तो जी वो स्पाइसीज कहीं मैनेजेबल है, ड्राई फ्रूट्स मैनेजेबल है, जी लेकिन हमने प्योर जो हार्ड कैश इन्वेस्टमेंट दिया है वो तो अभी वापस नहीं आने वाला है। उसके लिए क्या करना है वो जी आगे का टाइम और आगे का रूट बताएगा। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी राजू जी। तालिबान का ये था कि तालिबान पहले कहता था कि वो दूतावासों सहित दूसरे देशों के जो भी राजनयिक प्रतिष्ठानों है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर हम अभी की ही बात कर ले तो उसने नॉर्वे जो दूतावास है उस पर भी कब्जा कर लिया बंदूक की नोक। यानी लगता नहीं है वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कर ले, लेकिन भरोसा तो नहीं। शिल्पा जी, ये तालिबान है वो 20 साल पहले था, वो आज वही है, उनका रुख वही है। ये शरिया कानून के हिसाब से चलने वाले तालिबान है। पूरे विश्व में वो लोग बोल रहे हैं कि हम शरिया कानून लागू करेंगे। और इन्होंने बताया था, पहले मैंने बताया कि वो लोग स्त्री को समान हक देंगे, वो भी उन्होंने उनका भी उल्लंघन किया। उन्होंने बताया था कि विदेश जाने, उनके नागरिकों को विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसका रक्षण करेंगे, उनका हम जतन करेंगे, वो भी नहीं हुआ। और उनके ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार चालू हो गए, उनको घर से निकाल के लूट लिया गया, घर से निकाल के मार दिया गया। बच्चियों को, छोटी बच्चियों को आपने टीवी पे देखा होगा क्या उनके साथ कैसे जुल्म किया गया, स्त्रियों को सरेआम 4 रास्ते पे मार दिया गया, गोली मार दी गई, ये सब मैंने और आपने देखा हुआ है। तो ये तालिबान है, ये तालिबान पहले था, वही आज भी और भविष्य में वही रहने वाला है। तो उनके सामने ये चुनौती उनके सामने नहीं, ये चुनौती पूरे विश्व के सामने है। और मैडम मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व के जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है, भारत के लिए खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका को भी उन्होंने पड़कार फेंक दिया है कि भाई हम लोग आपके सामने भी खड़े हो सकते हैं। तो ये पूरे विश्व में भी खतरे की घंटी बज रही है। ये पूरा विश्व को इस्लामीकरण के दिशा में ले जाने का एक बहुत बड़ी साजिश है। आपने देखा अभी हमारे भारत के जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती ने उनका समर्थन किया, तो जैसे आज एक नेता ने समर्थन किया है, ऐसे कल दूसरे तीसरे या अपने स्लीपर सेल एक्टिव हो जाएंगे। तो भारत के लिए भी खतरा है कि अपने देश के नेता, अपने जो देश के गद्दार है वो भी एक्टिव हो गए। तो अपने लिए तो इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों संभालना है, तो अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली भविष्य में। और ये चाइना अपने लिए पूरा एकदम एक नंबर का अपना एनिमी है, तो उनके सामने कैसे आगे बढ़ा जाए वो सबको साथ में, पूरे विश्व के साथ में लेके, पूरे विश्व को साथ लेके चलना है हमें। जी जलपा जी। जी बिल्कुल। पर वहां पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट लगा है, क्या ख्याल है उसके बारे में? जैसे प्रशांत जी ने बताया कि वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट लगा है, तो वो भविष्य की बात हो गई है। अब वहां पे क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, वो भविष्य में जैसे जैसे प्रॉब्लम फेस हो गए, जैसे जैसे वहां की सिचुएशन होगी, उनके हिसाब से हमारी विदेश नीति बनेगी। हमारे जो सरकार है, भारत सरकार, वो एक्शन में आएगी और एक्शन लेगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उनको तो बस वेट एंड वॉच की स्थिति में रखना है। और पूरे विश्व को पता है कि ये पूरा इस्लामीकरण हो रहा है, और वो भी पता चल गया है कि किसी ने, आप मेरी बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि एक भी इस्लामिक राष्ट्र बताइए, एक भी मुस्लिम राष्ट्र बताइए
जिन्होंने इनका तालिबानों का विरोध किया हो। आपने बताइए, अब हमारे देश के जो मुस्लिम नेता है, जो बात बात पे रोने लगते थे, मानव अधिकार वाले थे, वो भी रोने लगते थे, आज कोई नहीं बोल रहा है। तो ये पूरी एक षड्यंत्र है, साजिश है। ये मैं आपके माध्यम से पूरे प्रजा को बता रहा हूं कि ये साजिश है और इनके सामने सबको इकट्ठा होके लड़ना है। जी जलपा जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम बात करें कि जो अमेरिका और जर्मनी ने जो विभिन्न देशों के मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की जो बैठक बुलाई थी, उसमें सभी ज्यादातर देशों ने यही बात की कि वहां के मतलब विदेश मंत्री जो आए थे कि तालिबान की जो सरकार है उसको वो व्यापक नहीं मानते। यानी अभी तो ये फिलहाल बनी हुई एक अ, अंतरिम सरकार है, लेकिन फिर भी मुद्दा यही रहेगा, क्योंकि अभी भी ये जो सरकार बनी उसमें भी हमने देखा था। अगर हम तालिबान की भी बात कर ले, अभी जो सरकार में भी बैठे, ऐसा नहीं है कि वो एकजुट है, वो सारे ही कुछ अलग अलग गुट से आते हैं, और कौन प्रधानमंत्री बनेगा और किसे क्या मिलेगा, और उसी आपसी झगड़े में ही इतने दिन व्यतीत हो गए। नहीं तो शायद 3-4 दिन पहले ही ये सरकार का ऐलान हो जाता। और वहां पर भी हस्तक्षेप हमने पाकिस्तान का देखा था, जिसकी वजह से ही वहां पे अफगान के लोगों में एक रोष भी नजर आया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की तो तालिबान ने उस पर गोलीबारी भी कर। यानी अभी भी ये चलो व्यापक हम मान ले कि ये सरकार नहीं है, लेकिन आगे भी बनेगी तो शायद हो सकता है कि चेहरा कुछ और हो और मतलब जो शासन है वो कोई और। नहीं मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है। तालिबान की सरकार जीत होने के बाद में सरकार बनाने में काफी दिन लगे। आपस में उनके अलग अलग समूह हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, जिनकी वफादारी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ है। और इतना ही नहीं, शरीयत के मुताबिक अमल करना चाहिए तमाम कायदे और कानून को। इस मामले भी उनके अंदर आपस के अंदर मतभेद है। इसलिए शुरुआत के अंदर ये चर्चा खूब चली थी कि वेट एंड वॉच, ये आखिर में तालिबान और तालिबान द्वारा बनाई गई सरकार किस दिशा की होती है। अभी तो ये जो उनके आंतरिक अंतर्विरोध हैं, आंतरिक अंतर्विरोधों का बहुत ही दृष्टि और अभ्यास होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमें किस ग्रुप के साथ में या कहां पर रहकर हम अपनी हिस्ट्री कर सकते हैं। वहां इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी चिंता मत करिए। इन्वेस्टमेंट तो चला गया, वो तो होना ही था, लेकिन आगे इन्वेस्ट हमारा ना बिगड़े, उसकी चिंता हमको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इसलिए अफगानिस्तान एक ऐसा मसला है कि उसमें तो बहुत ही, अभी मैं देख रहा था, हमारे बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, तालिबान में आतंकवादियों की विजय को ये पूरी दुनिया के मुस्लिमों की विजय के रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बुनियादी तौर पे ये गलत है। हिंदुस्तान के बहुत, दुनिया के बहुत से मुस्लिम देश है जो आतंकवाद का समर्थन किसी भी कीमत पे नहीं करते हैं। और इस्लाम और हिंदू धर्म या क्रिश्चियनिज्म, कोई भी धर्म किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। जो धर्म आतंकवाद का समर्थन करता वो धर्म ही नहीं है, वो अधर्म है। वो ईश्वर को नहीं शैतान को मानता है, ये मानकर हमको चलना चाहिए। हर एक धर्म आतंकवाद का विरोध करता है, हर एक धर्म सच्चाई का साथ देता है, वो इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म हो दुनिया का। इसलिए इसको तालिबान की विजय को इस प्रकार से जोड़ना, हमारे देश के अंदर महबूबा ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शरीयत के कानून को लागू करना अच्छी बात है, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक प्रकार का धार्मिक कट्टरता का समर्थन है महबूबा जी का, वो गलत है। जिनके साथ में ये खुद सरकार बनाए थे और काफी समय तक साथ में चले थे, आज वही महबूबा जो है अपना असली रूप दिखा रही है, जो पहले भी था उनका। खैर, हकीकत यह है कि नसरुद्दीन शाह जो फिल्मी कलाकार हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि तालिबान समर्थन कर रहा है, वो सही मानों में इस्लाम का दुश्मन है। और बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में, लाखों करोड़ों मुस्लिम ऐसे हैं जो तालिबान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग जिनके हित और स्वार्थ जो हैं आतंकवादियों के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे अभी कहा था स्लीपर सेल, हर एक धार्मिक कट्टरता के स्लीपर सेल पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो वो इसमें मदद करेंगे। हमें सावधानी रखनी है। जब मैं ये कह रहा हूं कि हमें सबको साथ में लेकर चलना है, पूरे देश को साथ में चलना है, तो धार्मिक दृष्टि से हमको मुस्लिमों का समर्थन चाहिए, सिखों का समर्थन चाहिए, क्रिश्चियन का, पूरे देश का समर्थन चाहिए। तालिबान के खिलाफ की लड़ाई चीन के खिलाफ की लड़ाई साबित होने वाली है। हमारे साथी यहाँ पर कह रहे थे कि उनसे बातचीत करने में कोई एतराज नहीं है, हर किसी से बातचीत हमको जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चीन के अंतर्राष्ट्रीय हित भारत के साथ में जुड़ते, भारत के खिलाफ उनके अंतर्राष्ट्रीय हित है। नहीं तो जिनपिंग के साथ में क्या नहीं किया,
हमने अहमदाबाद में बुलाया, साबरमती में बिठाया, झूले पर झुलाया, खमन खिलाया, और उनके साथ में बेजिंग के अंदर 1 साल में हमारे प्रधानमंत्री 2 बार उनको मिलकर आए। चीन को हमने क्या नहीं दिया, चीन के हर गलती को हमने माफ किया। वो यहाँ हम बात कर रहे हैं, वो वहां पर हमारी सीमाओं में अंदर घुस रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को उनको मार रहा है, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं उनके सामने। तो चीन के पर भरोसा कोई नहीं कर सकता है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इसलिए बातचीत प्रशांत जी जरूर करिए, लेकिन बातचीत करते करते ये ध्यान में रखिए कि चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति भारत के खिलाफ है, जिस तरह से हमें घेर रखा है चारों तरफ से, उस घेरे को भी हमको तोड़ना ही पड़ेगा। नेपाल को सबसे पहले हमको साथ लेना पड़ेगा, श्रीलंका को हमको हमारे साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से नेपाल में और चीन में हमारे देश के अंदर जो बहुमती धर्मावलंबी है, वही धर्मावलंबी वहां भी बहुत ज्यादा है। तो उस नजदीकी से आसानी से हम श्रीलंका और नेपाल को कोशिश करें तो चीन से हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। श्रीलंका को चीन मदद कर सकता है, भारत नहीं कर सकता क्या? भारत तो कर ही सकता है, भारत कई देशों को मदद कर रहा है। मंगोलिया मदद कर सकते हैं, जाकर दक्षिण अफ्रीका के अंदर जाकर हम मदद कर सकते हैं, तो हम श्रीलंका को नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। श्रीलंका को हमारे साथ लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोलंबो में चीन का नेवी अड्डा बन चुका है और पूरे हिंद महासागर को घेरने की कोशिश हो रही है, अरबी सागर को तो घेरने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान और चीन के एक्सिस इंडियन ओशियन में और ये अरबी सागर के अंदर बन चुका है। इसलिए हमें श्रीलंका और नेपाल को कम से कम, हम अफगानिस्तान जहां जाएगा जाने दो, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। बांग्लादेश लाइन पर आ ही जाएगा, कोई उसके राष्ट्रीय हित जो है पाकिस्तान से ज्यादा हमारे देश के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पैदा करने में हमारे लोगों ने हुआ है, वो इस बात को जानते हैं। और बर्मा कभी हमारे साथ था नहीं और कभी होगा भी, लेकिन अगर हम ये 2 देशों को नजदीक में लाने की कोशिश करें तो ये एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच, बहुत सावधानी से राष्ट्रीय हितों को और अंतर्राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय सुरक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखे हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा। ये जो पूरी हमने चर्चा की, ये मुद्दा तो बड़ा क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो जिस हिसाब से तालिबान की चापलूसी कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक खतरा ही, क्योंकि प्रश्न ये भी उठता है कि अगर अफगानिस्तान में आगे जाके हम वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर निकल जाए, अगर कुछ रणनीति और विदेश नीति भी तय करते हैं, तो उससे पहले हमें सोचना होगा कि हम जो भी करेंगे उसका सीधा बेनिफिट या उसका सीधा मतलब नेगेटिव पाकिस्तान या चीन की तरफ भी। नहीं, डेफिनेटली देखिए, अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा जमाना, उससे क्या हुआ, जिन जिन देशों को इसकी हेल्प चाहिए थी, आज ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पर वॉर ही जीतना है, ये आतंक फैला के भी आप किसी पड़ोसी देश को नुकसान कर सकते हो। तो जिन जिन देशों को इनकी नेगेटिविटी का अपने लिए हेल्पिंग हैंड, एज अ हेल्पिंग हैंड यूज करना है, वो लोग बहुत ही खुश हुए। उसमें चाइना आया, पाकिस्तान आया, कहीं ना कहीं रशिया भी आ गया है, तो वो लोग उनका नेगेटिव यूज करना चाहते हैं। हमको ये ध्यान रखना है डेफिनेटली। अभी हम राजू भाई जो बात कर रहे थे उसमें मैं थोड़ा मतलब करेक्ट तो नहीं बोल सकता, थोड़ा एक्सटेंड उनको बताता हूँ। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उनका एक संगठन है, उसमें पाकिस्तान एक ही नेगेटिव इमेज वाला था। वो लोग OIC खुद भी पाकिस्तान को अवॉइड कर रही थी कि OIC में पाकिस्तान जैसे देश नहीं होने चाहिए, पर क्या करें, मुस्लिम राष्ट्र है इसलिए हम ले रहे हैं। तब अफगानिस्तान बहुत ही पॉजिटिव इमेज से आया था, क्योंकि 2001 से अफगानिस्तान की पूरी इमेज बदल चुकी थी। वो तालिबानी राज नहीं था, ये 20 साल से नहीं था। OIC में जो भी मेजर 6 स्टेट्स है, जो 6 कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया ले लो, आप दुबई ले लो, ईरान ले लो, इराक ले लो, ये लोग अफगानिस्तान से काफी सारी जगह से जुड़े हुए थे। आज तालिबान का सेंटर ऑफिस कहाँ पर है, पॉलिटिकल ऑफिस कहाँ पर है, ईरान में बैठा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत थे, इसीलिए OIC की अभी मजबूरी है कि वो कुछ भी नहीं बोल सकते अफगानिस्तान के लिए, उनके खिलाफ। बट यस, काफी सारे देशों ने हिडन वे पे बोल दिया है कि वो इनको सपोर्ट करना नहीं चाहती है। सिर्फ पाकिस्तान ने ही खुल के बोला है, बाकी सारे हमें अभी भी वेट एंड वॉच के मोड में है। तो उसी तरह हमको देखो, चीन को भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वी कांट अवॉइड, बिकॉज उसका कुछ पावर्स ज्यादा है। लेकिन LAC में जो हो रहा है, हमारे जो रिलेशंस चाइना के साथ थे, जो हम डायरेक्ट डिस्कस कर सकते थे, उसकी जगह चीन ने डायरेक्ट LAC पे अटैक कर दिया है हमारे वहां पर। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं हो रही है। हमको इसीलिए वेट एंड वॉच करना है कि हमारा एक्शन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान क्या होना चाहिए। तो उसके लिए वेट एंड वॉच हम देख रहे हैं। बाकी सारी जगह पर जो कर रहे हैं वो करना ही है। आज की तारीख में ग्लोबली हम बहुत ही अच्छे एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे स्टैंड पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं UN में भी हम अच्छा अभी तो कर रहे हैं। अभी ये भी हो सकता है कि
हमको एज अ परमानेंट इन्वाइटी मेंबर्स यूएन में इन्वॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए 4 देशों से जो G4 कंट्रीज है हमारी, वहां पर हमारी अच्छी मतलब डिस्कशन चल रही है। तो हम कहीं ना कहीं सक्सेस करेंगे, होगा भी, और हमारा एक्सेप्टेंस अभी यूएन में वो लेवल पे है कि हम जो बोलेंगे वो होगा, हम जो सजेस्ट करेंगे वो इम्प्लीमेंट होगा। वो लेवल पे हमको आज बात करना है। इसलिए आप सभी का तो दंगल रेस्का में आज का हमारा यही मुद्दा था कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वो एक अहम बैठक थी। इसमें अफगानिस्तान का भी मुद्दा निकला। ये तो स्पष्ट तौर पर सभी देशों का मानना है, अभी तो सब वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही चाहे ही कोई आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन सबके मन में अपनी रणनीति तो शायद बन ही चुकी है। ये अलग बात है कि दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो उनके लिए सिर्फ एक व्यापार या विदेश नीति ही तक ही वो सीमित है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है वो है हमारा जम्मू और कश्मीर का। क्योंकि अफगानिस्तान में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तानी की हस्तक्षेप चल रही है, वहां की सरकार बनाने में वो जो विवाद चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हस्तक्षेप रहा। और अगर चाइना की बात करें तो जैसे ही तालिबान सरकार का ऐलान होता है 24 घंटे के भीतर चीन अपना खजाना खोल देता है। बहुत ही सोच समझ के हमें आगे की विदेश नीति रणनीति तय करनी होगी, और साथ ही हमें ये भी स्पष्ट कर देना होगा कि हम किसी भी आतंक के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तालिबानी अभी ठीक है, अपनी इमेज बदल गई है या उनकी छवि कुछ सुधर गई है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से वो ये बयान कर ही देते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि किसी भी राजदूत हो या फिर कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान हो उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आज की ही हम बात कर लिए जो नॉर्वे में हुआ, राजदूत वहां के जो है उनके साथ, यानी मुद्दा यही है कि भरोसा कैसे करें, और मुद्दा ये भी है कि अब हमें भी किसी ना किसी बड़ी स्ट्रेटेजी पर आना ही होगा। हमें भी ये देखना होगा कि जैसे चीन हो, पाकिस्तान हो और अभी अफगानिस्तान, जिस तरीके से ये तिकड़ी नजर आ रही है, तो हमारे दोस्त अगर हम गिने तो वो कौन से देश होंगे, और अगर हम उन्हें गिनते भी हैं तो उन पर कितना भरोसा करें, क्योंकि पहले तो हम अमेरिका को भी अपना दोस्त गिनते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी दोहरी जो चाल है उसमें ही नजर आता है। पहले बात थी, अगर हम हक्कानी ग्रुप के साथ कनेक्शन की बात करें तो पाकिस्तान को उसी के बेस पर से ग्रे में से ब्लैक लिस्ट में लाने की बात थी, लेकिन अब जब वो ही हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान में शामिल है, उसके सरकार में भी शामिल हो चुका है, तो पाकिस्तान को हम ब्लैक लिस्ट में कैसे लाएंगे या कैसे वो बात करेंगे। और पहले तो ये था कि नहीं, इनका अगर आतंकवाद के साथ पाकिस्तान का कनेक्शन है तो इसको कैसे साइड आउट किया जाए, लेकिन जब आतंकवाद की ही एक सरकार बन गई, अब क्या, जो भी है सोच समझकर फैसला लेना होगा, सबको एकजुट होकर फैसला लेना होगा। और कुछ अगर हम नेता की बात करें कि जो यहाँ पर रह के भी तालिबान का समर्थन करते हैं, वहां पर जो आतंक हो रहा है या वो जिसे हम जबरदस्ती कह ले उसका समर्थन करते हैं, तो उन्हें भी पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज़।